आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं फ्रेंच एम्बेसडर के एक बड़े बयान के बारे में, जो कि उन्होंने राफेल डील को लेकर दिया है। एक तरफ जहां SU-57 को लेकर भारत और रूस के बीच में जो बातचीत है वो काफी ज्यादा इस समय इंटेंस हो चुकी है, तो इसी बीच इसी हफ्ते फ्रेंच के एम्बेसडर ने भारत में अपने काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात करते हुए मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि जब भी बात राफेल डील की होती है तो एक चीज काफी उल्लेखनीय है, और वो ये है कि फ्रांस इस बार जो राफेल की कार्बन कॉपी है, या आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जो फ्रेंच एयरफोर्स के पास राफेल है, ठीक उसी कॉन्फ़िगरेशन में भारत को नहीं देने वाला है। बल्कि अब फ्रांस भी समझ चुका है कि भारत की एक्चुअल नीड्स क्या हैं, और उन्हीं नीड्स को पूरा करने के लिए हाईली कस्टमाइज्ड वेरिएंट जो कि इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के आधार पर होंगे, यही एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नए राफेल आएंगे इनकी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी, और जो भारत की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनको मॉडिफाई भी किया जाएगा, ताकि भारतीय वायुसेना को भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि पेरिस की कमिटमेंट भारत के साथ है, और हम जो भी प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे वो भी भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। उन्होंने खासकर अगर हम थेरी मैथ्यू की बात करें जो कि अभी भारत के दौरे पर थे, तो उन्होंने ये चीज़ काफ़ी कंफर्म कर दी है कि 2 लाख करोड़ रुपए के जो MRFA टेंडर है, ये भारत और फ्रांस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय फ्रांस का टारगेट है कि जो भारत की नासिक प्रोडक्शन लाइन है इसको राफेल हब के तौर पर ट्रांसफॉर्म करना, और ये काम फ्रांस 2030 तक करना चाहता है। खैर, अब यहाँ पर ये तो फ्रांस के पक्ष की बात रही, लेकिन मैथ्यू ने एक और बड़ी बात करी है। उन्होंने ये भी रिवील किया है कि इस बार फ्रांस जो है 2016 की डील को फाइनलाइज कर चुका है। इसके साथ राफेल M की डील को इसी वर्ष फाइनलाइज किया गया है, और अब फ्रांस को भी पता है कि भारत किन किन मॉडिफिकेशंस की तरफ देख रहा है और क्या क्या भारत की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए अब भारत के साथ ये लिबर्टी रहेगी कि भारत अपने मर्जी के मुताबिक इन जेट्स पे जो मॉडिफिकेशन और अपग्रेड्स है वो कर पाएगा। इसमें फ्रांस को कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे खास बात तो यहाँ पर यही है कि अभी भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसी को लेकर के तो फ्रांस के साथ डिस्कशन चल रहा था। जो हाईली कस्टमाइजेशन की बात कही गई है, एक तरीके से ये सही भी है, लेकिन फ्रांस भी ये जानता है कि भारत ने किस चीज़ की डिमांड करी है। क्योंकि अगर हम बिहाइंड क्लोज डोर्स की बात करें तो रियल स्टेक जो है वो सॉफ्टवेयर सोवर्निटी का है। सोर्सेज इस मामले में जानकारी देते हुए ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, वहाँ पर एग्रेसिवली जो कह सकते हैं राफेल का मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर है, जिसको MMDC कहते हैं, और उसका जो फायर कंट्रोल कंप्यूटर है, भारत इनका एक्सेस चाहता है, जहाँ पर जो डिजिटल नॉब्स है वो हमें देखने को मिलती हैं। फिर चाहे सेंसर फ्यूजन हो, वेपन सिलेक्शन हो, या फिर टारगेटिंग एल्गोरिथम हो, इनका एक्सेस भारत चाहता है। और दूसरे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भारत ने मांगी थी, उस पर भी अभी आम सहमति बन नहीं पाई है। और इस समय डसॉल्ट एविएशन ने इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करके रखा है, और वो किसी को एक्सपोर्ट नहीं करते और किसी को देना नहीं चाहते। इसी चक्कर में जो बातचीत है अभी फ्रांस और भारत के बीच में काफ़ी लंबे समय से अटकी थी। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना को इस समय बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, लेकिन ये भी स्पष्ट हो चुका है कि हाल ही में 114 फाइटर जेट को लेकर जो प्रपोजल रखा गया था उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनकम्प्लीट कहा था, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल्स को और इंडियनाइजेशन को बढ़ाने की बात की गई थी। और अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अब फ्रांस के साथ जो बात होती है उसमें हम किस मुकाम तक पहुंचते हैं। इंडियन एयरफोर्स लगातार अपने स्वदेशी हथियारों को पुश कर रही है, जहां पर पहले कहा गया था कि सिर्फ अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 ही भारतीय वायुसेना की विश लिस्ट में है, और इन्हीं हथियारों को जो राफेल फाइटर्स है इसमें इंटीग्रेट किए जाने को लेकर बात की गई थी। लेकिन अब बातें यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित करती हैं कि अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 भी अब इस लिस्ट में आ चुकी है, जो कि 350 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता रखती है। इसके अलावा रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं ये भी अब भारतीय वायुसेना चाहती है कि राफेल में इंटीग्रेट किया जाए। वहीं इजरायली स्पाइस 2000 जो बॉम्ब्स है, या फिर ब्रह्मोस NG जैसी जो मिसाइल है, ये भी भारत चाहता है कि राफेल में इंटीग्रेट किया जाए। और इसमें अभी फ्रांस के साथ कुछ अड़चनें आई थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब क्योंकि अगर भारत को जो MMDC और FCC एक्सेस मिल जाता है इंडिपेंडेंटली, तो ये चीज़ें सही मायने में आत्मनिर्भरता को लेकर आएंगी, और HAL को अलाउ करेंगी कि वो अपने जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है उसको इन हाउस ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ऐसे में रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि अगर पूरा एक्सेस मिल जाता है तो जो कॉस्ट है इसमें भी हमें कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है कि डील फाइनलाइज कब तक की जाएगी और इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि
हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर कहीं न कहीं अब एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बन गई है कि हम इंडिजिनस फाइटर जेट की तरफ जाएँ या फिर हम जो इम्पोर्टेड वन्स हैं इनके तरफ जाएँ, क्योंकि दोनों के अपने पॉजिटिव्स और दोनों के अपने नेगेटिव्स हैं। अब यहाँ पर रक्षा मंत्रालय का ही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। एक तरफ जहां हमने राफेल फाइटर जेट्स की बात करी, तो इनको सबसे बड़ी टक्कर मिल रही है SU-57 फैलन से। और किसी भी मायने में हम SU-57 फैलन को लेकर अभी ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो इस कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। निसंदेह कई मीडिया हाउसेस ये रिपोर्ट चला रहे हैं, कईयों ने ये क्लेम किया है कि अभी उनकी जो स्टेल्थ प्रोफाइल है उसको देखते हुए जो भारतीय वायुसेना है वो क्लियर निर्णय नहीं ले रही है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी किसी को डिसाइड नहीं कर रही है। लेकिन ये बात हम भली भांति जानते हैं कि इन्हीं में से कोई एक फाइटर जेट लिया जाना है। अब क्योंकि चीज़ें इवैल्यूएट की जा रही हैं और दिसंबर में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा है, तो उसी समय चीज़ें हमें स्पष्ट तौर पर समझ में आएँगी। और हाल ही में जिस प्रकार का कैपेबिलिटी अभी अपग्रेड हमें देखने को मिला था SU-57 में, और हमने बीस्ट मोड में इनको देखा, और क्योंकि फ्रांस से ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स भी इस समय भारत को रूस से मिल रहे हैं, तो भारत के लिए इन जेट्स को इग्नोर करना भी इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ जहां फ्रांस टीओटी को लेकर अभी भी अड़चनें पैदा कर रहा है, टीओटी को लेकर अभी भी फ्रांस के मन में जो अभी कह सकते हैं इनसिक्योरिटी की भावना है वो देखने को मिल रही है, तो वहीं SU-57 फैलन के केस में ये चीज़ें नहीं है। SU-57 के केस में हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रही है और उन्हें इंडियन मेड वेपन सिस्टम इंटीग्रेट करने से भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वेस्टर्न सैंक्शन के चलते, फिर चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से हो, जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लिमिटेड स्केल पर चल रहा है। वे मुट्ठी भर फाइटर जेट ही हैं जो कि रशिया की सर्विस में इंडक्ट किए गए हैं। तो ऐसे में दोनों जेट्स के अपने पॉजिटिव और दोनों जेट्स के अपने नेगेटिव हैं। लेकिन अगर फ्यूचर प्रूफ प्लेटफॉर्म की तरफ भारतीय वायुसेना देखना चाह रही है और ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती है जो कि आने वाले 2 से 3 दशक तक रिलेटेबल बने रहें, तो ऐसे में SU-57 जो है ये एक आदर्श कह सकते हैं भारत के लिए ऑप्शन बन सकता है। लेकिन चैलेंजेस के बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी बात करी है कि कुछ चुनिंदा चैलेंजेस हैं जो कि हमें SU-57 के साथ भी देखने को मिलेंगे। पहली चीज़ तो हमने लिमिटेड प्रोडक्शन बता ही दी। दूसरी चीज़, इनके साथ जो इंटीग्रेशन होगा इंडियन मेड वेपन सिस्टम का, वो भी चैलेंजिंग होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। और ये चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन अगर हो जाती हैं तो भारत को उसके बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर हम इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो राफेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत में तैयार किया जा रहा है। इनफैक्ट जो ग्वालियर बेस है इसको भी थोड़ा बड़ा किया जा रहा है ताकि वो एडवांस फाइटर्स को होस्ट कर सके। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो दोनों जेट्स हैं इनकी संभावनाएं तो हैं, लेकिन अंतिम निर्णय भारत के रक्षा मंत्रालय के ऊपर है कि भारत का रक्षा मंत्रालय किसको सेलेक्ट करता है। तो आपको क्या लगता है, हमें राफेल की तरफ जाना चाहिए या फिर SU-57 की तरफ जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।